नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके सामाजिक अध्ययन में हम पढ़ रहे हैं हमारी बदलती पृथ्वी। और इसके अंतर्गत पिछली वीडियोस में हमने यह जाना कि किस तरह पृथ्वी के अंदर चलने वाली गतिविधियां जो अंतर्जनित बल एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से चलती हैं और बहिर्जनिक बल एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से भी कुछ गतिविधियां होती हैं, उनसे किस तरह से पृथ्वी का स्थल स्वरूप परिवर्तित होता है, हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने यह जाना कि अंतर्जनित बल में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन पृथ्वी के स्वरूप को बदल देते हैं। आपने अनेक जगह देखा होगा, कई जगह मृदा अपरदन हो जाता है। अगर ज्वालामुखी फट जाएगा किसी जगह पे तो वहाँ पे नेचुरली स्थलाकृति में परिवर्तन आ जाएगा। ये अंतर्जनित बल की वजह से होता है। और बहिर्जनित बल जो पृथ्वी की सतह के ऊपर होता है, इसमें हमने नदी और समुद्र, इनकी वजह से जो चेंजेस आते हैं उनके बारे में विस्तार से पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से पवनें और हिमनद पृथ्वी की स्थलाकृति पर प्रभाव डालते हैं। प्यारे बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं हिमनद के कार्य। आपकी स्क्रीन के ऊपर यह एक चित्र दिया गया है, यह ग्लेशियर का चित्र है। आप देखिए, ये बर्फ की नदी की तरह लगता है, हर जगह बर्फ नजर आ रही है। तो हिमनद होते क्या हैं? हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाशमी मिट्टी और पत्थरों को अपर्दित कर देती है और गोलशामी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती हैं। मतलब ये बर्फ जिस मिट्टी के ऊपर होती है, इसके नीचे जो मिट्टी होती है वो हर वर्ष उसका अपर्दन होता रहता है इस बर्फ की वजह से। और कई जगह क्या होता है, बड़े बड़े गर्त बन जाते हैं और जब ये बर्फ पिघलती है तो वहाँ पे सुंदर झील बन जाती है, वहाँ पे पानी भर जाता है। अभी तक तो यहाँ जो भी गड्ढे होंगे वो सारे बर्फ से भरे होंगे, परंतु जब ये बर्फ पिघलेगी तो वहाँ पे पानी आ जाएगा तो सुंदर झीलों का निर्माण हो जाता है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत, तलछट, मिट्टी निक्षेपित होते हैं। निक्षेपण का मतलब आप अभी तक तो समझ गए होंगे, मतलब जमा हो जाते हैं। जहाँ पे ये सारा जो भी अपने साथ बहा के वो लाते हैं, शैल हुए, रेत हुआ, तलछट हुआ, मिट्टी हुआ, ये एक जगह निक्षेपित हो जाता है। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। तो ये जो मिट्टी वगैरह आती है ये एक जगह पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हिमनद हिमोड़। मतलब ग्लेशियर्स की वजह से जहाँ पे वो जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हिमोड़ कहते हैं। जिस तरह जो नदियों के जल से जो मिट्टी बनती है हम उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, कि जल द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। तो हिमनद की वजह से जो स्थलाकृति का निर्माण होता है उसे हिमोड़ कह देते हैं। तो आप नाम से समझ आएंगे। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे पवन के कार्य। हम बहिर्जनित बल उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने देखा पृथ्वी की सतह के ऊपर किस तरह से नदी ने प्रभाव डाला, समुद्र ने प्रभाव डाला, हिमनदों ने प्रभाव डाला। अब हम जानेंगे पवन क्या कार्य करती है। तो आपको पता है पवन भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास करिए, ये आप कोशिश करिएगा। आपने पुरानी कक्षाओं में भी, आप शायद प्राइमरी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा बालू के टिब्बे। और ये रेगिस्तान है। तो रेगिस्तान में पवन अपर्दन और निक्षेपण का मुख्य कारक होती है। रेगिस्तान में अपर्दन भी पवन की वजह से होता है और निक्षेपण मतलब जमाव भी हवाओं की वजह से होता है, पवन की वजह से होता है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जैसे छत बनी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब पवन चलती है तो वो नीचे के भाग की मिट्टी को निकालती चली जाती है, तो ऊपर एक ऐसे छत सी बन जाती है। नीचे की मिट्टी का बार बार अपर्दन होता रहता है बर्फ की वजह से, तो वो छत्रक शैल बन जाते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। एक प्रश्न जो आपने प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ा या पहले भी पढ़ा है कि ये जो बालू के टिब्बे हैं ये स्थायी क्यों नहीं होते? क्योंकि पवन की वजह से इनको तेज हवाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती रहती हैं। तो ये कभी यहाँ होंगे, कभी यहाँ होंगे, कभी इससे भी काफ़ी दूर होंगे। और बालू के महीन और हल्के कण होते हैं, उनको ये वायु उठाकर बहुत दूर तक ले जाती है और ये बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं। इनका निक्षेपण बड़े विस्तृत क्षेत्र में होता है। इन्हें लोएस कहते हैं, जहाँ पे
बालू के बिल्कुल महीन कण, जो भारी कण होंगे वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ी दूर तक ही जाके नीचे गिर जाएंगे, परंतु जो महीन कण होंगे वो बड़ी दूर तक चले जाएंगे, तो उन्हें लोएस कहते हैं। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, चीन में इस तरह के कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं। तो अब आपने जान लिया कि किस तरह से अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल पृथ्वी की स्थलाकृति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। एक बार पुनः जल्दी से रिकैप्चुलेट करेंगे। पृथ्वी की गतियों में हमने जाना अंतर्जनित बल, बहिर्जनित बल, इसमें हमने भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन का अध्ययन कर लिया, ये अंतर्जनित बल थे। और बहिर्जनित बल में हमने नदी, पवन, समुद्री तरंग और हिमनद का भी अध्ययन कर लिया। एक बार आपकी मेमोरी के लिए मैं दोबारा बता दूं, ये हमने ज्वालामुखी का अध्ययन किया था, किस तरह से ऊपर की सतह, क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं परपटी के बीच में से कोई रास्ता बनता है, और मेंटल जो उसकी अगली परत है, पृथ्वी की अगली परत है, उसमें मैग्मा रहता है जो वो रास्ता देख के बाहर निकल आता है, और यही लावा बाहर निकल के जब ठोस हो जाता है तो इस तरह से पृथ्वी की स्थलाकृति बदल जाती है। और हमने भूकंप के बारे में भी जाना, भूकंप किस तरह से आते हैं, इसका एक उद्गम स्थल होता है और ये वाइब्रेशंस करता हुआ, तरंगे उत्पन्न करता हुआ बाहर की ओर प्रेशर निकलता है, और जो इसका उद्गम केंद्र होता है वहाँ पे प्रभाव अधिक होता है भूकंप का, और जितनी दूर जाते हैं भूकंप का प्रभाव कम होता है। और भूकंप की वजह से सुनामी भी आती है, बाढ़ें भी आ जाती हैं, भूस्खलन भी होता है। और ये भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि ज़मीन के नीचे गतिविधि चली रहती है, प्रेशर रिलीज होता है, और प्लेट्स भी आपस में कई बार टकराती हैं, कई बार दूर जाती हैं, तो वो भी गतिमान होती हैं। और इसके बाद हमने पढ़ा बहिर्जनित बलों के बारे में, जिसमें हमने नदी के कार्यों के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ा। हमने ये देखा कि किस तरह से जलप्रपात बनते हैं, और हमने विसर्प के बारे में पढ़ा। एक नदी के लिए जो ये मोड़ होते हैं ये विसर्प होते हैं। चाप झील, जब एक नदी बार बार अपने बीच में ही केवल निक्षेपण करती रहती है, यहाँ पे अवसाद इकट्ठा होता रहता है, तो थोड़े समय के बाद ये हिस्सा इससे कट जाता है। जब ये कट जाएगा तो ये एक अलग झील का रूप ले लेगा, और तटबंध बन जाते हैं साइड में। और जब ये नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तो वहाँ पे इसका फ्लो कम हो जाता है, धीमी पड़ जाती है, इसकी वितरिकाएँ बन जाती हैं, और जो निक्षेपण होता है, जितना भी अवसाद इसके साथ आया होता है वहीं पे निक्षेपित हो जाता है, वहाँ पे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। इसके बाद हमने समुद्री तरंग के कार्य पढ़े। समुद्री तरंग में हमने ये जाना कि किस तरह समुद्री गुफाएं बनती हैं, पानी के बार बार प्रहार से ही तटीय मेहराब बनते हैं। इसकी छत कई बार भारी होने की वजह से गिर जाती है, तो सिर्फ दीवारें खड़ी रहती हैं, उन्हें स्टैक कहते हैं। और समुद्र की तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर देते हैं, उससे समुद्री पुलीन, जिसे हम बीचिस कहते हैं, उसका निर्माण होता है। हिमनद के कार्य हमने आज पढ़े कि जो हिमनद होते हैं ये अपने नीचे जितनी भी मृदा होती है, जो शैल होते हैं, उनका अपरदन करते रहते हैं और उन्हें एक जगह पे निक्षेपित कर देते हैं, उसे हम हिमनद, हिमोड कहते हैं। इसके बाद हमने पवनों के कार्य पढ़े। हमने जाना कि हवाएं किस तरह से रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण का कारण बनती हैं, शत्रक शैल का निर्माण करती हैं, और बालू टिब्बे होते हैं जो स्थायी नहीं होते, पवनों की वजह से एक जगह से दूसरी जगह इकट्ठे होते रहते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। और जो मिट्टी के छोटे कण होते हैं, बालू के महीन कण होते हैं, वो बड़े ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाते हैं, इन्हें लोएस कहते हैं, और चीन में सबसे विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कार्यपत्र को हल करिएगा, स्वस्थ रहिएगा और कोविड नियमों का पालन करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।